नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, उससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड है खंड अ। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर अधिकतम 50-50 शब्दों में देना होगा। देख लेते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न है, कार्यालय हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी आपको बताना है कि कार्यालय हिंदी किसे कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कार्यालय हिंदी का आशय उस हिंदी से है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी कार्यालयों में प्रशासनिक कामकाज के लिए किया जाता है। यानी जिस हिंदी का प्रयोग हम प्रशासनिक कामकाज के लिए करते हैं उसी को कार्यालय हिंदी के नाम से जाना जाता है। इसको राजभाषा और प्रशासनिक हिंदी भी कहते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शासन और जनता के बीच संपर्क स्थापित करना होता है तथा कार्यालय कार्यों जैसे पत्राचार हो गया, टिप्पण हो गया, प्रारूपण हो गया, इसको सुगम बनाना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। आपको यहाँ पर बताना है कि पारिभाषिक शब्दावली किसको कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य उन विशिष्ट शब्दों से है जिसका प्रयोग ज्ञान विज्ञान, प्रशासन, विधि और तकनीकी क्षेत्रों में एक निश्चित और सीमित अर्थ में किया जाता है। यानी पारिभाषिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक विशिष्ट क्षेत्र में होता है और इनका जो अर्थ होता है वो निश्चित होता है और सीमित होता है। इन शब्दों का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलता नहीं है बल्कि वे एक विशेष अवधारणा को अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे अभिरक्षक हो गया, पंजीकरण हो गया, ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं और संदर्भ के अनुसार इनका अर्थ बदलता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं। सरकारी पत्र किसको कहा जाता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि सरकारी पत्र वह औपचारिक पत्र होता है जो एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय या विभाग को किसी प्रशासनिक कार्य, सूचना या निर्णय के आदान प्रदान के लिए भेजा जाता है। यानी सरकारी पत्र जो होता है वह एक प्रकार का औपचारिक पत्र होता है और यह एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है किसी प्रशासनिक कार्य के लिए, किसी सूचना के आदान प्रदान के लिए, किसी निर्णय के आदान प्रदान के लिए इसको भेजा जाता है। इसकी जो भाषा होती है वो अत्यंत संयत होती है, स्पष्ट होती है और तटस्थ होती है और इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। इतना आप लिख देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निविदा से क्या आशय है। निविदा किसको कहते हैं इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि निविदा का आशय उस औपचारिक सूचना से है जिसके माध्यम से सरकारी या गैर सरकारी संस्थान किसी कार्य को संपन्न कराने या सामग्री की आपूर्ति के लिए सक्षम व्यक्तियों या फर्मों को आमंत्रित करते हैं। यानी जब हम किसी कार्य को करवाने के लिए, सरकार किसी कार्य को करवाने के लिए या कोई अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संस्थान किसी कार्य को करवाने के लिए किसी व्यक्तियों को या किसी फर्म को आमंत्रित करता है तो उसी को निविदा के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्य की शर्तें लिखी होती हैं, अनुमानित लागत लिखा होता है, समय सीमा का भी स्पष्ट उल्लेख होता है कि कब तक आपको ये काम करके देना है ताकि न्यूनतम दर पर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टिप्पण का अर्थ समझाइए। टिप्पण किसको कहा जाता है इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि टिप्पण का अर्थ है किसी भी विचाराधीन पत्र या मामले के निस्तारण के लिए उस पर लिखी गई संक्षिप्त अभिव्यक्ति। यानी जब कोई विचाराधीन पत्र होता है और उसका निस्तारण किया जाता है तब उस पर जो संक्षिप्त अभिव्यक्ति लिखी जाती है उसी को टिप्पण के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विचाराधीन विषय के तथ्यों को स्पष्ट करना होता है, संबंधित नियमों का हवाला देना और निर्णय लेने के लिए सुझाव देना होता है। यह प्रक्रिया फाइल को अंतिम निर्णय तक पहुंचाने में सहायक होती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड ब है। इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। इसमें प्रश्न संख्या 2 है, सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।
सोशल मीडिया के कौन कौन से सामाजिक प्रभाव हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इसके सामाजिक प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में गहरे हैं। यानी सोशल मीडिया आज हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव भी डाल रहा है और नकारात्मक प्रभाव भी डाल रहा है, जिसको हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। पहले हम लोग सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करेंगे। सोशल मीडिया का पहला जो सकारात्मक प्रभाव है वो है वैश्विक जुड़ाव, यानी लोगों को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे मित्रों और परिजनों से तुरंत जोड़ने में मदद करता है। तो पहला इसका सकारात्मक प्रभाव हो गया वैश्विक जुड़ाव। दूसरा जो सकारात्मक प्रभाव है वो है शिक्षा और ज्ञान, यानी जो छात्र हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनके लिए सीखने और जानकारी साझा करने का एक विशाल और सुलभ स्रोत है। तो शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। सोशल मीडिया का अगला जो सकारात्मक प्रभाव है वो है कौशल प्रदर्शन। सोशल मीडिया के माध्यम से जिनके पास कौशल है वो अपने कौशल का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपना हुनर कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में दुनिया के सामने रखने का एक मुक्त मंच जो है यहाँ पर मिल जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोग अपने कौशल का प्रदर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अगला जो सकारात्मक प्रभाव है वो त्वरित समाचार है। किसी भी घटना, आपदा की जानकारी मुख्य धारा की मीडिया से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने वह भी जानकारी आ जाती है जिसको मुख्य धारा की मीडिया नहीं दिखाती है। तो ये सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव थे। अब देख लेते हैं कि सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो सोशल मीडिया का पहला जो नकारात्मक प्रभाव है वो है स्वास्थ्य पर असर। स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। घंटों तक सोशल मीडिया का उपयोग करने से आंखों पर दबाव पड़ता है, अनिद्रा और शारीरिक सक्रियता में कमी आती है। तो ये पहला नकारात्मक प्रभाव हो गया। दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव है वो साइबर अपराध से संबंधित है, जैसे डेटा चोरी हो गया, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गया, साइबर बुलिंग हो गया जैसी समस्याएं समाज के लिए इसमें बड़ा खतरा बनकर के उभर करके आई हैं। तो यह भी एक नकारात्मक प्रभाव हो गया सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का अगला जो नकारात्मक प्रभाव है वो है एकाग्रता में कमी। सोशल मीडिया का जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे एकाग्रता में कमी आती है। इसकी लत के कारण छात्र अपनी पढ़ाई और पेशेवर लोग अपने काम पर सही ढंग से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अगला जो नकारात्मक प्रभाव है सोशल मीडिया का वो है सामाजिक अलगाव, यानी जब हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं तो हम समाज के लोगों से मिलजुल नहीं पाते हैं और हम सामाजिक अलगाव का अनुभव करते हैं। लोग आभासी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने आसपास के वास्तविक लोगों और रिश्तों की उपेक्षा करने लगते हैं, यानी लोगों से मिलजुल नहीं पाते हैं और सामाजिक अलगाव से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये नकारात्मक प्रभाव है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है। तो पारिभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है आज के समय में, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य उन विशिष्ट शब्दों से है जिनका प्रयोग ज्ञान विज्ञान, प्रशासन, विधि और तकनीकी क्षेत्रों में एक निश्चित और सीमित अर्थ में किया जाता है। यानी पारिभाषिक शब्द जो होते हैं एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं, उनका अर्थ निश्चित होता है और सीमित होता है। वर्तमान में इसकी उपयोगिता निम्न है, एक एक करके उसकी उपयोगिता का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पारिभाषिक शब्दावली की जो पहली उपयोगिता है कि पारिभाषिक शब्द किसी विशेष विषय या अवधारणा को एक निश्चित और सटीक अर्थ प्रदान करते हैं जिससे बातचीत में कोई भ्रम नहीं रहता है। यानी जो बातचीत होता है वो निश्चित अर्थ में होता है, उसमें भ्रम नहीं रह जाता है, क्योंकि पारिभाषिक शब्दों का जो अर्थ होता है वो निश्चित होता है और सटीक होता है। दूसरी जो उपयोगिता है वो सरकारी और निजी कार्यालयों के प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता है और स्पष्टता बनाए रखने के लिए ये शब्द अनिवार्य हैं। यानी जब हम प्रशासनिक कार्य करते हैं तो पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से जब हम करते हैं तो प्रशासनिक एकरूपता बनी रहती है। अगली उपयोगिता देख लेते हैं। पारिभाषिक शब्दावली की जो अगली उपयोगिता है वो है विज्ञान, तकनीकी और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में नए आविष्कारों और शोधों को सही ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो आविष्कार हो रहे हैं उन आविष्कारों को अभिव्यक्त करने के लिए इन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अगली जो उपयोगिता है पारिभाषिक शब्दावली की वो है वैश्वीकरण के इस दौर में विभिन्न भाषाओं के बीच सटीक अनुवाद करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली एक मजबूत आधार काम करती है। यानी जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है
इस दौर में जब हम एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुदित करते हैं तो अब हम पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग करते हैं। बिना पारिभाषिक शब्दावली के उपयोग को हम ठीक से अनुवाद नहीं कर पाएंगे। अगली जो उपयोगिता है वो है कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं में है, यानी जब हम कानूनी और न्यायिक चीज़ों का अनुवाद करते हैं या जब हम उसको लिखते हैं, जब हम कानून बनाते हैं तो पारिभाषिक शब्दों का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ शब्दों के अर्थ में जरा सी चूक बड़े परिणाम में बदल सकती है। तो कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं में भी हम पारिभाषिक शब्दों का उपयोग करते हैं। अगला जो उपयोग है पारिभाषिक शब्दों का, ये शब्द कम शब्दों में बड़ी और जटिल बात को स्पष्ट करने की क्षमता रखते हैं, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। अगली उपयोगिता है आधुनिक युग की नई तकनीकी शब्दावली जो है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इसके माध्यम से हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर समृद्ध बनाने में मदद मिलती है। तो ये पारिभाषिक शब्दावली की उपयोगिता हो गई। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सामान्य हिंदी तथा कार्यालय हिंदी में क्या अंतर है। सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में आपसे अंतर पूछा गया है, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। एक एक करके हम लोग उसके अंतर का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। जो पहला अंतर है वो उद्देश्य को लेकर के है। सामान्य हिंदी का जो उद्देश्य होता है, सामान्य हिंदी का जब हम प्रयोग करते हैं तो दैनिक जीवन में आपसी संवाद और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब हम कार्यालय हिंदी का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग हम प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए करते हैं, सरकारी कामकाज को करने के लिए करते हैं। दूसरा जो अंतर हो जाएगा सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में, उस शब्दावली को लेकर के अंतर है। सामान्य हिंदी में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कार्यालय हिंदी में हम विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, पारिभाषिक शब्दावली का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अधिसूचना हो गया, अनुस्मारक हो गया, इसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना ही अनिवार्य है। अगला अंतर देख लेते हैं। अगला अंतर व्याकरण और संरचना को लेकर के है। सामान्य हिंदी में व्याकरण के नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है, यानी व्याकरण का उतनी कड़ाई से पालन नहीं किया जा सकता है। लेकिन कार्यालय हिंदी की संरचना जो होती है वो पूर्णतः औपचारिक होती है, व्याकरण सम्मत होती है और निश्चित नियमों में बंधी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अंतर देख लेते हैं। अगला अंतर जो है प्रयुक्त पुरुष को लेकर के है। जो सामान्य हिंदी होता है वो या तो उत्तम पुरुष में होता है या तो मध्यम पुरुष में होता है, लेकिन जो कार्यालय हिंदी होता है उसमें अन्य पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला अंतर जो है तटस्थता को लेकर के है। जो सामान्य हिंदी होता है उसमें जो लेखक होता है वो व्यक्तिगत भावनाओं और संवेगों का स्थान उसमें रखता है, यानी उसके माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने संवेगों को व्यक्त करता है। लेकिन कार्यालय हिंदी पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होती है, तटस्थ होती है और भावहीन होती है। इसमें भावनाओं को व्यक्त करने का कोई स्थान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अंतर है वो क्षेत्र को लेकर के है। सामान्य हिंदी का जो क्षेत्र होता है अत्यंत व्यापक होता है। हम घर पर सामान्य हिंदी में बात करते हैं, बाजार में बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं। वही जो कार्यालय हिंदी का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। इस सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और विधिक दस्तावेजों तक सीमित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला अंतर देख लेते हैं। अगला जो अंतर है वो स्पष्टता को लेकर के है। सामान्य हिंदी में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और इन सब के प्रयोग से शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। एक मुहावरा का कई अर्थ निकल सकता है, अलंकारों का कई अर्थ निकल सकता है, जबकि कार्यालय हिंदी में द्विअर्थी शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ केवल एक ही स्पष्ट अर्थ मान्य होता है, यानी स्पष्टता को लेकर के भी इन दोनों में अंतर पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड 100 देख लेते हैं। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। 5वां प्रश्न है, आभासी कक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोषों को उद्घाटित कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आभासी कक्षा होता क्या है, उसके बाद आपको बताना है कि इसके गुण कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इसमें दोष पाया जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आभासी कक्षा से तात्पर्य एक ऐसे ऑनलाइन शिक्षण और सीखने के वातावरण से है जहां शिक्षक और छात्र शारीरिक रूप से एक स्थान पर उपस्थित हुए बिना इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। यानी आभासी कक्षा में शिक्षक और छात्र प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने उपस्थित नहीं होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह पारंपरिक कक्षा का एक डिजिटल विकल्प है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड और लाइव चैट जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यानी इसी को जो है
इसी का उपयोग करके आभासी कक्षा में पढ़ाया जाता है। अब देख लेते हैं कि आभासी कक्षा के गुण कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से दोष आभासी कक्षा में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग आभासी कक्षा के गुणों का अध्ययन करेंगे। आभासी कक्षा का जो पहला गुण है वो है लचीलापन और सुविधा। यानी आभासी कक्षा जो होता है अत्यंत लचीला होता है। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकता है। उसको क्लास में आने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने घर से शामिल हो सकता है, घर में कुछ काम करते हुए भी शामिल हो सकता है। यह यात्रा के समय और लागत को बचाता है। यानी जो आभासी कक्षा होता है वो लचीलापन होता है। अगला जो गुण है उसको देख लेते हैं। दूसरा गुण है संसाधनों की सुलभता। इसमें जो डिजिटल पाठ्य सामग्री है, रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, इस तक पहुंच आसान होती है, जिससे छात्र अपनी गति से इसको देख सकता है, इसको सीख सकता है। यानी संसाधन जो होते हैं सुलभ ढंग से उपलब्ध होते हैं। अगला जो गुण है वो है समावेशी वातावरण। ऑनलाइन क्लास का जो वातावरण होता है अत्यंत समावेशी होता है। यह उन छात्रों के लिए वरदान है जो शारीरिक अक्षम हैं या दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। यानी जो शारीरिक रूप से क्लास में उपस्थित नहीं हो सकते हैं या जो व्यक्ति दूर दराज के क्षेत्रों में है वह भी जो है आभासी कक्षा को ज्वाइन कर सकता है, जो नियमित स्कूल नहीं जा सकता है। अगला जो गुण है वो है तकनीकी कौशल में वृद्धि। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से छात्र आधुनिक डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर के उपयोग में निपुण होते हैं, जो भविष्य के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण है। यानी भविष्य में करियर बनाने में भी ये सहायता प्रदान कर सकते हैं। अब आभासी कक्षा के कौन कौन से दोष होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। आभासी कक्षा का जो पहला दोष है वो है तकनीकी बाधाएं। खराब इंटरनेट कनेक्शन, बिजली की कटौती या पुराने उपकरणों के कारण शिक्षण कार्य में बार बार व्यवधान उपस्थित होता है। यानी जहां खराब कनेक्टिविटी है, जहां बिजली नहीं आ रही है, वहां के बच्चे जो है आभासी कक्षा को ठीक प्रकार से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो दोष है वो सामाजिक संपर्क में कमी है। क्योंकि छात्र जो होगा अपने घर पर रहेगा, शिक्षक भी अपने घर से वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकता है, तो इससे छात्र और शिक्षक के बीच सीधा मानवीय संवाद जो है कम हो जाता है, जिससे छात्रों के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला जो दोष है वो है अनुशासन और प्रेरणा का अभाव। घर के माहौल में छात्रों का ध्यान भटकने की संभावना अधिक होती है। बिना भौतिक पर्यवेक्षण के स्व अनुशासन बनाए रखना कठिन होता है। जो अनुशासन विद्यालय में मिलता है, जो अनुशासन कॉलेज में मिलता है, जो प्रेरणा विद्यालय में मिलता है और कॉलेज में मिलता है, वो आभासी कक्षा में नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ हमारा कोई कंपटीटर हमको दिखाई नहीं देता है। और जब हम विद्यालय आते हैं, जब हम कॉलेज आते हैं, तो वहाँ पर हमको हमारा कंपटीटर दिखाई देता है, तो हम अनुशासन भी बनाए रखते हैं और हमको पढ़ने का प्रेरणा, सीखने का प्रेरणा भी हमको मिलता है। अगला जो दोष है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। स्क्रीन पर लंबे समय तक बैठने से आंखों में तनाव होता है, पीठ में दर्द हो सकता है, शारीरिक निष्क्रियता जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगला जो दोष है वो प्रायोगिक विषयों में कठिनाई का है। विज्ञान या कला जैसे विषय जिसमें प्रयोगशाला या व्यवहारिक प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, उन्हें पूरी तरह से आभासी माध्यम से समझाना चुनौतीपूर्ण होता है। तो ये गुण और दोष हो गया। अब हम लोग निष्कर्ष का अध्ययन करेंगे। निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि आभासी कक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक क्रांतिकारी हिस्सा है। हालांकि इसमें कुछ तकनीकी और सामाजिक कमियां हैं, लेकिन उचित प्रबंधन और संतुलित उपयोग के माध्यम से यह शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बना सकती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पत्राचार का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि पत्राचार होता क्या है, फिर पत्राचार के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए उत्तर में आपको लिखना होगा सबसे पहले कि पत्राचार होता क्या है। तो आप लिखेंगे कि पत्राचार का सामान्य अर्थ है संदेशों, सूचनाओं या विचारों का लिखित आदान प्रदान करना। यानी जब हम अपने विचारों का, अपने संदेशों का, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं लिखित रूप से, तो उसी को पत्राचार के नाम से जाना जाता है। जब दो व्यक्ति, संस्थाएं या कार्यालय लिखित माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो उन्हें पत्राचार कहा जाता है। यह संचार का एक औपचारिक और स्थायी माध्यम है जिसका उपयोग साक्ष्य के रूप में भी किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि पत्राचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पत्राचार के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला पत्राचार का प्रकार है निजी या व्यक्तिगत पत्राचार। जो निजी या व्यक्तिगत पत्राचार होता है यह पत्र मित्रों को लिखा जाता है, सगे संबंधियों और परिवार के सदस्यों को लिखे जाते हैं।
इसकी जो भाषा होती है वो अनौपचारिक होती है, आत्मीय होती है और भावनात्मक होती है। चूंकि अपने सगे संबंधियों को यह पत्र लिखा जा रहा है तो भाषा भी उसी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें व्याकरण या निश्चित प्रारूप के कठोर नियमों का पालन आवश्यक नहीं होता है। पत्राचार का जो दूसरा प्रकार है वो कार्यालय या शासकीय पत्राचार है। इसका जो प्रयोग होता है वो सरकारी मंत्रालयों में होता है, विभागों में होता है, कार्यालयों में होता है। यानी जब इनके बीच पत्राचार होता है तो कार्यालय या शासकीय पत्राचार का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सरकारी पत्र आ जाता है, अर्ध सरकारी पत्र आ जाता है, कार्यालय ज्ञाप आ जाता है, परिपत्र और अधिसूचना को इसमें शामिल किया जाता है। और इसकी जो भाषा होती है वो पूरी तरीके से औपचारिक होती है, संक्षिप्त होती है और तटस्थ होती है। आगे बढ़ते हैं। पत्राचार का जो अगला प्रकार है वो व्यावसायिक पत्राचार है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा माल मंगाने, भुगतान करने, पूछताछ करने या शिकायतों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें स्पष्टता और शिष्टता का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि व्यावसायिक संबंध बने रहें, व्यावसायिक संबंध खराब न हों। पत्राचार का जो अगला प्रकार है वो सामाजिक पत्राचार है। विभिन्न सामाजिक उत्सवों, निमंत्रणों, शोक संदेशों या सार्वजनिक संस्थाओं के कार्यक्रमों के लिए किया जाने वाला पत्राचार इस श्रेणी में रखा जाता है। अगला संपादकीय पत्राचार है। जब कोई नागरिक किसी समस्या या विचार को लेकर के समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखता है तो उसको संपादकीय पत्राचार के नाम से जाना जाता है। पत्राचार का जो अगला प्रकार है वो राजनयिक पत्राचार है। दो देशों को दूतावासों, सरकारों के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार को इस श्रेणी में रखा जाता है। इसकी शब्दावली अत्यंत विशिष्ट होती है। अंत में हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि पत्राचार मानवीय सभ्यता और प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। आधुनिक युग में ईमेल और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल माध्यमों ने इसकी गति तो बढ़ा दी है, लेकिन सरकारी और विधिक कार्यों में लिखित पत्राचार की महत्ता आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।